हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला हमारा क्या होता है। सो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी डिफाइंड एज द फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला होता है which gives the simplest whole number ratio of atoms of various element present in the molecule of the compound। तो देखिए, हमारे पास कोई भी कंपाउंड है तो वो कंपाउंड किससे मिलके बनाए, एलिमेंट से मिलके बनाए। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का हमें क्या बताता है, उस कंपाउंड के एलिमेंट्स के एटम का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है हमें उसके बारे में बताता है। उसके बाद देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का क्या होता है, इज डिफाइंड एज द फॉर्मूला which gives the actual number of atoms of various elements present in the molecule of the compound। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का हमें क्या बताता है कि उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का जो एक्चुअल नंबर होता है हमें उसके बारे में बताता है। मतलब किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट है उसका हमें रेशियो बताता है। देखिए, डेफिनेशन से आपको मेरे को पता है कुछ समझ नहीं आया, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। तो जो ग्लूकोज है हमारे पास, आपको पता है ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12 O6। ठीक है। और इंपेरिकल फॉर्मूला जो ग्लूकोज का होता है वो होता है आपका CH2O। CH2O में क्या शो करता है, इट शोज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 1:2:1। चलिए मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए, हमारा जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला है हमारा C6H12 एंड O6। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। ग्लूकोज में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमें कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। सो यू कैन से द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। मतलब ग्लूकोज के एक कंपाउंड में अगर मैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 3 एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट इज कार्बन, सेकंड एलिमेंट इज हाइड्रोजन, थर्ड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। तो कार्बन एलिमेंट के कितने एटम है, 6 एटम है। हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम है, 12 एटम है। और ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम है, 6 एटम है। तो एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बनाए और उन 3 एलिमेंट्स में 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है, 6 ऑक्सीजन के एटम है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली हमें यह बताता है कि किसी कंपाउंड का कोई अगर मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो ये हमें एक एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है किसी भी फॉर्मूला के। समझ आया, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन हमारा जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो हमें बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं यहां पे देखता हूं 6 कार्बन है तो 6 कार्बन हो गए, 12 हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है तो मैंने 6 ले लिया। अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो आप देख सकते हो 6 से ये सारे कैंसिल आउट हो रहे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड अगेन 6 1 जा 6। तो इन तीनों को अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो रेशियो क्या आती है, 1:2:1। तो इसका मतलब कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 हो गया। सो ये जो फॉर्मूला बना है जिसमें हमने एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिया है, ये फॉर्मूला हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। सो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड represent the simplest whole number ratio of the atoms of various element present in that compound। अब आपको आई थिंक डेफिनेशन थोड़ा क्लियर होगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वो फॉर्मूला होता है जो कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। मैंने आपसे बोला सल्फ्यूरिक एसिड में कितने एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन का। सो दैट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड का कोई अगर आप मॉलिक्यूल लेते हो तो उस मॉलिक्यूल में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। और इंपेरिकल फॉर्मूला हमें उन एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। जैसे ग्लूकोज में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने, 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम है। लेकिन अगर मैं इन 6 12 और 6 का रेशियो लेता हूं तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 1:2:1 निकल के आएगा। इसका मतलब जो फॉर्मूला बना वो बना CH2O। तो CH2O हमारा असली फॉर्मूला नहीं है,
ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नहीं बता रहा है, ये हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा है एटम्स की, दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। आई थिंक नाउ आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम स्टेप्स देखते हैं कि कैसे हम किसी भी इंपेरिकल फॉर्मूला को या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारा क्या मैकेनिज्म होता है। ठीक है, आपको मान के चलिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन तीनों की परसेंटेज दे दी है कि किसी कंपाउंड में कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतने परसेंट है और ऑक्सीजन इतने परसेंट है। तो आपको वहां से उसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। तो उसको लिखने के लिए कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दो स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो टू राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए पहला स्टेप आपको क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम। तो सबसे पहले आप मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करोगे। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दी होगी। अभी एग्जांपल करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको मास परसेंटेज, आपको वहां पे मास परसेंटेज दी होगी। जैसे कार्बन 12% है, हाइड्रोजन 16% है, ऑक्सीजन 70% है। तो हर क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज दी होगी। सबसे पहले आपको परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है, मैं बता दूंगा अभी। सेकंड स्टेप क्या करना है, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। आपको सभी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स वहां पे कैलकुलेट करने। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। तो जो आपकी स्टेप 2 में मोल वैल्यू निकल के आई है, उन सभी मोल वैल्यू को आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी मैं जनरली स्टेप्स को पढ़ रहा हूं, फिर एक एग्जांपल लेके एक एक स्टेप को क्लियर करेंगे बारी बारी कि कैसे कैसे हमें स्टेप्स को करना है। ठीक है, अभी जस्ट एक बार स्टेप्स को देख लेते हैं क्या क्या हमें करना है। चौथा स्टेप है राइट इंपेरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो थर्ड स्टेप में हमारा जो सिंपलेस्ट हमने डिवाइड करके जो हमारे नंबर आए, उन नंबर को हमें एलिमेंट्स के साथ लिखना है और वहां पे हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। फोर्थ स्टेप में आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि जो नंबर्स आपका थर्ड स्टेप में निकल के आएंगे, जैसे 2 3 4 आ गया तो कार्बन C3, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 10, तो C3H4O10, मतलब आपका फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला तैयार हो जाएगा फोर्थ स्टेप में। पांचवा स्टेप क्या है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखने के लिए आपको सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना होगा। तो मान के चलिए आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो आपका CH2O है। तो इसका आपका मास निकालना है। मास कैसे निकालोगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 2 हाइड्रोजन का मास 2 होगा, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, इनको ऐड कर दोगे। आफ्टर एडिंग यू विल गेट इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो एक बार आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया, उसके बाद आपको जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया है उसको आपको, देखिए अगला स्टेप क्या होगा, आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकल के आ गया उसको, उससे आप डिवाइड कर दोगे किसको, मोलर मास को। तो क्वेश्चन में आपका मोलर मास गिवन होगा, मोलर मास को आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दोगे तो यहां पे आपका n निकल के आ जाएगा। n इज व्हाट, n इज द रेशियो ऑफ मोलर मास टू इंपेरिकल फॉर्मूला मास। दोबारा से सुनिए, चौथे स्टेप में आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला बनने के बाद आप क्या काम करोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट करोगे। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका मोलर मास होगा उससे आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद आपका एक नंबर आ जाएगा विच इज कॉल्ड n। फिर लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो कैसे निकलेगा, जो आपका n निकला है n को आप इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, these are the steps which you have to follow to solve any numerical in order to make any molecular formula or empirical formula you have to go through these steps। सबसे पहले अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं, उस एग्जांपल में बारी बारी में सारे स्टेप्स करके दिखाऊंगा तो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब एग्जांपल क्या है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। तो एक कंपाउंड में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। इट्स मोलर मास इज 98.96%। तो देखिए हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड हमें बताना है क्या है। उस कंपाउंड में 4% हाइड्रोजन है, 4.07 है, मैं 4 बोल रहा हूं, 24.27% कार्बन है, 71.65% क्लोरीन है। उस कंपाउंड का मोलर मास 98.96% है। व्हाट आर इट्स इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमें उस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप आप देख सकते हो। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम। तो सबसे पहले हम मास परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे आपकी मास परसेंटेज क्या है, आपका जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो कितना है 4.07%। ठीक है, 4.07% का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन तो आपका हो गया 4.04 ग्राम। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। अगर हमारा कंपाउंड 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में 4.07% तो हाइड्रोजन हो गया, 24.27 ग्राम कार्बन हो गया एंड 71.65 ग्राम हमारा क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। सबसे पहला काम क्या है, आपको परसेंटेज से ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी है, जितनी भी परसेंटेज दे रखी है उसको सीधा ग्राम में ले लीजिए आप। जैसे इस क्वेश्चन में 4.07% हाइड्रोजन है तो इसका मतलब यहाँ पे 4.07 ग्राम हाइड्रोजन हमें दिया हुआ है, 24.27 ग्राम हमें कार्बन दिया हुआ है एंड 71.65 ग्राम हमें क्लोरीन दिया हुआ है। तो 100 ग्राम कंपाउंड में ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं। समझ आया? तो फर्स्ट स्टेप में देख सकते हो आप, मैंने इन सबको ग्राम में लिख दिया है। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या काम करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने इन सबके। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स मैं आपको पहले वीडियो में निकालना बता चुका हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होता है, गिवन मास, किसी भी एलिमेंट का जो गिवन मास है डिवाइड कर देंगे उसका मोलर मास। सो गिवन मास अपॉन मोलर मास करके हम सबका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हाइड्रोजन के मोल्स निकालने हैं। तो हाइड्रोजन का जो गिवन मास है, अगर हमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब H2। तो हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है 4.07। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है आपको पता है 1 होता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 1.008 होता है। आप 1 भी लेके चल सकते हो, लेकिन अगर हम बुक के हिसाब से चले तो एग्जैक्टली जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1.008 होता है। इसको डिवाइड करोगे तो सेम 4.04 आ जाएगा आपका। ठीक है, सेम नहीं मतलब थोड़ा सा चेंज है, 4.04 आ जाएगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लेंगे, गिवन मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन। कार्बन का मास आपको पता है 12 होता है, तो 24/12 करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लोरीन के मोल्स निकाल लेंगे, गिवन मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोरीन, इट कम्स आउट टू बी दिस। तो अब देखिए अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 4.04, 2.021 एंड 2.021। सेकेंड स्टेप हमारा हो चुका है। थर्ड स्टेप में क्या बोला है कि ये जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आए इनमें जो सबसे स्मॉल नंबर है, इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है उसी से हम इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। नाउ व्हाट वी डू, वी विल डिवाइड ऑल दीज थ्री नंबर्स बाय द स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ ऑल दीज थ्री। इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उसी से हम इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2.021 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 2.021 सबसे छोटी वैल्यू है। तो इन सबको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो देखिए सबसे पहले आप किसको डिवाइड करोगे, सबसे पहले आप 4.04 को आप किससे डिवाइड करोगे, 2.021 से डिवाइड करोगे। फिर आप 2.021 को 2.021 से डिवाइड करोगे। फिर आप अगेन 2.021 को 2.021 से डिवाइड करोगे। यहां पे करोगे तो 2 आ जाएगा, यहां करोगे तो 1 आ जाएगा, यहां करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका रेशियो क्या आ गया, 2:1:1। तो थर्ड स्टेप में आपकी रेशियो मिल गई, कितनी मिल गई, 2:1:1। तो यहाँ पे हमारे 3 एलिमेंट थे जिसके एटम थे हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। तो इनके जो एटम का रेशियो मिल गया वो 2:1:1 मिल गया। इसका मतलब 2 एटम हमारे हाइड्रोजन के होंगे, 1 एटम कार्बन का होगा, 1 एटम आपका क्लोरीन का होगा। तो यहाँ पे हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल गई। ठीक है, तो कार्बन का 1 एटम है तो C हो गया, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो H2 हो गया, क्लोरीन का 1 एटम है तो Cl हो गया। तो ये हमारा जो फॉर्मूला निकला है, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करके निकला है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये हमारा यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला निकल चुका है, विच इज CH2Cl। समझ आया? चौथे स्टेप में मैंने आपको बताया था ना, चौथे स्टेप में हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। उसके बाद पांचवें स्टेप में हमें क्या करना है, ये हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो क्या करेंगे, कार्बन का मास कितना है 12.01 प्लस कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 का मास कितना हो जाएगा 2 × 1.008। ये एग्जैक्ट मास ले रखा है इन्होंने, आप 1 भी लेके चल सकते हो। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 होता है। तो इन तीनों को ऐड करके जो मास आ गया आपका 49.48, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। जो यहाँ पे कितना निकल के आ गया आपका, जो यहाँ पे 49.48 इतना ग्राम निकल के आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला मास। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में मोलर मास गिवन है, कितना मोलर मास गिवन है 98.96। तो आपको क्वेश्चन में मोलर मास गिवन है
98.96, इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे? इंपेरिकल फॉर्मूला मास से, जो आपका कितना निकला है 49.48। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा? आपका n निकल के आएगा, विच इज 2 हेयर। मैंने बताया था ना आपको, फिफ्थ में सेकंड स्टेप क्या होगा? जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया है उससे आप किसको डिवाइड कर दोगे? मोलर मास। मतलब मोलर मास को आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दोगे। तो मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है 98.96, इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपने अभी भी कैलकुलेट करा है, तो मोलर मास को इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद आपका जो n निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। एक बार आपका n निकल गया तो n निकलने के बाद आपका फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हो, n आपका 2 आ गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फॉर्मूला विच इज CH2Cl। अब आप देख सकते हो ये 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन कितने हो गए? कार्बन के 2 हो जाएंगे तो C2 हो जाएगा। हाइड्रोजन पहले से 2 एटम थे, 2 और हो जाएंगे तो हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे, और क्लोरीन के 2 हो जाएंगे तो Cl2 बन जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 2Cl और 4H ऐसे लिख दोगे, नहीं। जो हमारे एटम्स होते हैं वो हमेशा हमारे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, सबस्क्रिप्ट में, ध्यान से लिखना है इसको। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इंपेरिकल फॉर्मूला को, तो ये जो एटम्स है ये आपको नीचे की तरफ लिखना है, मतलब आपको सबस्क्रिप्ट में लिखना है। सबस्क्रिप्ट मतलब एटम के नीचे की तरफ, जैसे C4 लिखा मैंने, ठीक है। तो ये जो आपका लास्ट में निकल के आया है C2H4Cl2, ये जो आपका निकल के आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। और जो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा निकला था, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। तो स्टार्टिंग में डेफिनेशन जो पढ़ी थी धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपकी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है किसी भी कंपाउंड में। इंपेरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है एटम्स की किसी भी कंपाउंड में, तो वो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है कि उस कंपाउंड में एक्चुअली कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे ग्लूकोज में 6, 12 और 6 प्रेजेंट है, लेकिन रेशियो लेते तो 1 to 1 आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच है द फॉलोइंग परसेंटेज? कार्बन 80% है, हाइड्रोजन 20% है, और मोलर मास है 30। मॉलिक्यूलर मास दे दिया यहाँ पे 30, जिसे मोलर मास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास बोथ आर द सेम थिंग। हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालने के बाद n निकालेंगे, n निकालने के बाद n से मल्टीप्लाई कर देंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास को, एंड वी विल गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए 2 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन की परसेंटेज 80 है तो कार्बन को 80 ग्राम मान लेंगे, बताया था ना मैंने, सबसे पहले मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना है। हाइड्रोजन 20% है तो 20 ग्राम मान लेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। 80 को 12 से डिवाइड कर देंगे 6.66 आ जाएगा, 20 को 1 से डिवाइड कर देंगे 20 आ जाएगा। इन दोनों में जो सबसे छोटा है उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, तो 6.66 से डिवाइड कर देंगे दोनों को। डिवाइड करने के बाद 1 और 3 आएगा, तो यहाँ पे सिंपल रेशियो क्या हो गई? 1 और 3 हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बन गया, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो CH3 बन गया। ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हमें इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, निकाल सकते हो। कार्बन का मास होता है 12, 3 हाइड्रोजन का मास होगा 3, तो 12 और 3 15 ग्राम। सो 15 ग्राम इज द इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास 15 ग्राम निकल गया। फिर हम क्या निकालते हैं? n निकालते हैं। n कैसे निकालते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला मास जो हमारा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं किसको? मोलर मास को। और क्वेश्चन में मोलर मास कितना गिवन है? 30, तो क्या करेंगे? 30 से डिवाइड कर देंगे किसको? 15 को, विच इज इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो 15 2 जा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो n कितना निकल के आ गया यहाँ पे? n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो क्या करेंगे? जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आया है CH3, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन कितना हो गया? 2 हो गया, और हाइड्रोजन 3 पहले थे, 2 अब आ गए, तो 6 हो गया। C2H6 हमारा इथेन बन गया। तो हमारा कंपाउंड क्या था? इथेन था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, और हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा है वो हमारा क्या हो गया? CH3 हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज और जो मेरे को आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए जब आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हो, जब आप डिवाइड करते हो, जैसे यहाँ पे पहला नंबर था 6.66, दूसरा नंबर था 20, तो आपने दोनों को छोटे नंबर से डिवाइड किया, तो यहाँ भी 6.66 से डिवाइड किया और यहाँ भी 6.66 से डिवाइड किया। मान के चलिए कई बार डिवाइड करने के बाद आपका जो रेशियो होती है वो सिंपल रेशियो नहीं आती है। जैसे यहाँ डिवाइड करने के बाद आपका 1.5 आ गया और नीचे आपका कितना आ गया? 1 आ गया।
तो यहां पे आपको रेशियो को 1.5 नहीं लेना है, आपको इसको भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? अगर मैं 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर मतलब मैं 1.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। तो अब आपको रेशियो क्या लेना है? 3 और 2 लेना है। समझ नहीं आया? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो हमारी सिंपलेस्ट रेशियो होती है, कई बार क्या होता है जब हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब इस वाले स्टेप में जब आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हो, जैसे आपने यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद जब आप सिंपल रेशियो निकालते हो तो कई बार क्या होता है, सिंपल रेशियो नहीं आती है, कई बार हमारे इंटीजर्स नहीं आते हैं, कई बार हमारी रेशियो पॉइंट में आ जाती है। जैसे मान के चलिए आपकी रेशियो आ गई 2.5 और 1 आ गई, तो 2.5 आपको नहीं लेना है। आप ऐसा नहीं लिखोगे कि कार्बन हो गए 2.5, हाइड्रोजन हो गया 1, ये कोई कंपाउंड नहीं बनता। हमेशा जो एटम्स होते हैं वो इंटीजर फॉर्म में कंबाइन होते हैं। समझ आया? सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। तो यहां पे आपको 2.5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल रेशियो में। कैसे करोगे? 2.5 को भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मैथ्स में हम कोई भी काम करते हैं तो हर जगह पे करते हैं। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा और 1 को 2 से करा तो 2 आ जाएगा। तो अब आपको फॉर्मूला क्या लेना है? C5 और H2। मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जनरल एग्जांपल, ठीक है? तो अगर हमारी रेशियो सिंपल रेशियो नहीं होती है तो आपको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा बाय मल्टीप्लाइंग बाय स्वीटेबल नंबर। तो किसी भी स्वीटेबल नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। अगर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट नहीं करोगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि एटम जब भी कंबाइन होते हैं तो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी हमारी। कभी भी आधा एटम या 1.5 एटम, 2.5 एटम, 3.5 एटम कभी नहीं जुड़ते हैं। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एटम्स हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। कभी भी वो हमारे फ्रैक्शंस में कंबाइन नहीं होते, कभी भी रियल नंबर में कंबाइन नहीं होते। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जितने भी कंपाउंड देख लेना, वाटर H2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, सब में आप देख सकते हो 2 1 1 2 2 4, मतलब जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो एटम्स कंबाइन होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। कभी भी एटम्स का जो रेशियो होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट में कभी भी नहीं होगा, डेसिमल में कभी नहीं होगा। तो अगर डिवाइड करने के बाद, अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद जो चौथा स्टेप आप करते हो, तीसरा स्टेप जहां पे आप सिंपल सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हो सबको, अगर डिवाइड करने के बाद वहां पे पॉइंट में कोई नंबर आ जाता है तो आपको उन नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल होल नंबर रेशियो में, इंटीजर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट होता है, कैसा भी डाउट होता है, सो फील फ्री टू आस्क ऑन वेदर यूट्यूब कमेंट सेक्शन, और यू कैन आस्क योर डाउट ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ओके, किसी भी तरीके का डाउट है आप पूछ सकते हो, डाउट में बिल्कुल नहीं रहना है, बहुत आसान टॉपिक है। मॉलिकुलर फॉर्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है, इंपेरिकल फॉर्मूला हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब क्या है? जैसे 6 12 6 है तो काट के 1 2 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके दोबारा वहां पहुंच जाओगे। इट्स ऑल अबाउट दैट, ठीक है? सो हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है केमिस्ट्री का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर किसी ने पहले ये नहीं देखे तो मोल कंसेप्ट को दोबारा से देख लेना, क्योंकि मोल कंसेप्ट अगर आपको नहीं आया तो केमिस्ट्री में आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि 12th में भी मोल कंसेप्ट का यूज होता है, आगे भी पढ़ोगे तो भी मोल कंसेप्ट का यूज होता है। तो विदाउट स्टडिंग मोल कंसेप्ट आप केमिस्ट्री में बहुत सफर करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू ऑल द वीडियोस ऑफ मोल कंसेप्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइनली वॉच दिस वीडियो। Okay, so thanks for watching the video.